हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हमारा एक पड़ोसी मित्र है बांग्लादेश में। मैं मित्र शब्द का इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 1971 से पहले वो शत्रु था। शत्रु इसलिए था क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा था। जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हमारी सेना ने उसको मदद किया, तो हमारा वो मित्र हो गया। स्वाभाविक बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हाल के समय में 2 महीने से लगभग बांग्लादेश में बहुत ही हिंसक घटनाएं देखने को मिली है। उन हिंसक घटनाओं में जो सबसे बड़ी बात यह है देखने को मिली है कि कल यानी कि 5 तारीख को लगभग जो वहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो देश छोड़ के चली गई। यानी देश छोड़ के पहले हमारे देश में एंट्री की, यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और वहाँ से वो दिल्ली आई। दिल्ली के बाद ऐसा माना जा रहा है लंदन चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज का करंट न्यूज़ है कि वो लंदन ने उसको धोखा दे दिया है। मतलब उसको परमिशन नहीं दिया है, या क्या दिया है, ये हम विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि बांग्लादेश के पीछे, जब बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे मूल रीजन क्या है। ठीक है, जब तक मूल रीजन को नहीं समझेंगे तब तक आई होप कि आप लोग इस बात को समझने में थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिएगा। जल्दबाजी करने से आपका कंटेंट नहीं बनेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं, हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए क्यों कर रहे हैं विद्रोह, जो तात्कालिक कारण है उसको देखिए। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए, है ना, लड़ने वाले वंशजों के लिए सिविल सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र की 30% नौकरियां आरक्षित की गई थी। मतलब बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो पाकिस्तानियों से लड़ के बांग्लादेश को अलग देश बनाने में मदद किया था, उनके पूर्वजों उनके वंशजों को 30% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, है ना, 1971 के युद्ध के बाद, यानी बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ उसके बाद। इस कोटा प्रणाली की शुरुआत जो है 72 में की गई। शेख हसीना जो वर्तमान की प्रधानमंत्री थी, मैं थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ के भी चली गई हैं। वर्तमान के प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, उनके पिता प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया, ने ये प्रावधान किया था। अक्टूबर 18 में छात्रों ने कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध किया। तत्पश्चात शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को ये सभी कोटा सिस्टम को समाप्त करना पड़ा था, है ना। ये विरोध का कारण देखिए, मुजीबुर रहमान बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस कोटा प्रणाली को पुनः लागू करवा दिया। कहा कि नहीं, ये कोटा प्रणाली लागू रहेगा। इसी पे ये मामला उखड़ गया। हम जानते हैं बारी बारी से कि आखिर ये विरोध का जो क्रम है वो कितने दिन से चल रहा है बांग्लादेश में। देखिए, बांग्लादेश में आरक्षण के संदर्भ में जो आंदोलन है वो चल रहा है कब से। 15 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के आरक्षण का विरोध किया, लगभग 300 लोग घायल हो गए। इसके बाद 17 जुलाई को शेख हसीना ने हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा की। इसके बाद 19 जुलाई को हिंसा में कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई और सेना की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई। इसके बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण 56% से घटाकर 7% कर दिया। ये सब विरोध का परिणाम था। सरकार ने 23 जुलाई को कहा, सरकार ने बदलाव से जुड़ा परिपत्र जारी किया और प्रदर्शनकारियों ने इसको ठुकरा दिया। 56 से घटा के 27 किया, फिर भी प्रदर्शनकारी इसको ठुकरा दिए। इसके बाद 5 अगस्त की घटना है, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश को छोड़ के चली गई। 4 अगस्त को क्या हुआ था, हिंसा, मतलब 23 जुलाई के बाद 25 जुलाई को सेना की तैनाती के बाद शेख हसीना पहली बार सामने आई और जनता को उन्होंने संबोधित किया। 26 जुलाई को विपक्षी बीएनपी ने सरकार को हटाने का आह्वान किया। 1 अगस्त को विपक्षी जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जमात-ए-इस्लाम जो है बांग्लादेश में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एक समय था कि जमात-ए-इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन का बांग्लादेश के नीतियों पर काफ़ी प्रभाव हुआ करता था।
लेकिन जब से शेख हसीना बनी है लगभग 2007 के बाद से, तब से मतलब 2010 के बाद से, तब से लगभग 15 साल से जमात इस्लाम का जो प्रभाव है वो बांग्लादेश की सरकारों पर से कम होती चली गई है और ये बहुत बड़ा संगठन है वहाँ पर विपक्षी। इसके बाद 4 अगस्त को हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में अभी तक जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, लगभग 300 लोग से अधिक मारे जा चुके हैं। और 5 अगस्त को शेख हसीना देश निर्वासित मतलब देश छोड़ के वो चली गई। देखिए, देश छोड़ के चली जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, कैसे नहीं चली जाए, उसके ऊपर आफत आ गई। ये देखिए, ये बांग्लादेश का पार्लियामेंट है दोस्तों, इस पार्लियामेंट के अंदर का हिस्सा है, कितना बेहतरीन बनाया गया है। और इसका भी दुष्प्रभाव देखिए, जब प्रोटेस्ट जो करने वाले युवा हैं वो बांग्लादेश के पार्लियामेंट के अंदर घुस गए। देखिए आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के इस देश में, लोकतंत्र की मंदिर में, संसद में सिगरेट पिए जा रहे हैं। गौर से देखिए, ये सिगरेट पिए जा रहे हैं, स्मोकिंग किए जा रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी अपने आप को कह रहे हैं पता नहीं क्या है। ऐसा माना जा रहा है ये सारी घटनाओं से सबसे ज़्यादा जो खुश है वो है पाकिस्तान और चाइना। काहे कि पाकिस्तान को इस बात का डर था, शेख हसीना भारत के बहुत करीब आ रही थी, है ना। तीस्ता जल विवाद को लेकर तीस्ता नदी पर डैम बनाने के लिए चीन की इच्छा थी कि वो प्रोजेक्ट हमें मिले, अर्थात चीन को मिले। बांग्लादेश के शेख हसीना भारत से ज़्यादा संपर्क, भारत से ज़्यादा संबंध अच्छा रखना चाहती थी, इसलिए तीस्ता नदी वाला जो प्रोजेक्ट है वो बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। इस बात को लेकर चीन खफा था। हालांकि BRI प्रोजेक्ट जो चीन का है, बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें रेल ब्रिज का तो शुरुआत बांग्लादेश में कर ही गया। बांग्लादेश का शेख हसीना जो थी उनका मानना था कि बैलेंस बना के चले, लेकिन हमारा क्लोज फ्रेंड है इंडिया और इंडिया ने हमें हर वक्त साथ दिया है, देश को आज़ाद करवाने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वो बैलेंस बना के चलना चाहती थी। खैर एनीवे, ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं। इसके बाद समस्या कहाँ बनती है, समस्या उसका मुख्य कारण क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। विरोध के पीछे का 5 मुख्य कारण क्या है। पहला कारण है जो मैंने अभी चर्चा किया, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के वंशजों के लिए सिविल सेवा नौकरी में 33% का कोटा प्रणाली, ये इसका पहला कारण है। दूसरा है हाई कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश की सरकार के कोटे प्रणाली को समाप्त करने के निर्णय को पलट दिया। सरकार ने तो 2018 में विरोध के बाद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की थी, उसको बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, कहा कि नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में जो आहुति दी है ना, उसको ऑलरेडी कोटा में आरक्षण होना चाहिए, मतलब आरक्षण होना चाहिए उनको। इसके बाद जो अगला रीजन है, देश में बेरोजगारी की उच्च दर इस विरोध को हवा दे रही है। 170 मिलियन की इस आबादी वाले देश में 32 मिलियन युवा बेरोजगार हैं। भारत से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम में है, क्या % बेरोजगारी है। खैर एनीवे, इसके बाद जो चौथा कारण है, छात्र और पुलिस के बीच झड़प में लगभग 100 नागरिकों की मौत हो गई। अब तक कुल 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। शेख हसीना ने सबसे बड़ा आग में घी डालने का जो काम किया है, मोहतरमा का स्टेटमेंट है। इसलिए कहा जाता है कि जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है, वो हमेशा घाव देती है। जुबान से निकली हुई बंदूक, जुबान से निकली हुई जो बोली है वो दिल को घाव देती है, और बंदूक से निकली हुई गोली हमेशा शरीर को घाव देती है, यानी जख्म पहुंचाती है। ये जो मोहतरमा हैं शेख हसीना, उन्होंने क्या कह दिया, इस बात को अंदाज़ा लगाइए। रजाकार, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रजाकार शब्द से इंडिकेट किया है। बांग्लादेश में रजाकार शब्द का बहुत नेगेटिव अर्थ माना जाता है। उन्होंने, इसका मतलब है कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान का जो समर्थन कर रहे थे बांग्लादेश के लोग, उसको रजाकार शब्द इंडिकेट किया गया। जब शेख हसीना ने कहा कि प्रदर्शनकारी लोग जो हैं वो रजाकार हैं, उनका बांग्लादेश से कोई विशेष वास्ता नहीं है, इस बात पर हिंसा और भड़क गई और मैडम को देश छोड़ के जाना पड़ा। बताइए ऐसी बोली बोलने का क्या फ़ायदा मिला। खैर, देखते हैं हम लोग आगे। आपको मालूम है, ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, चॉपर है, और ये मैडम
जा रही हैं। बांग्लादेश के आर्मी ने शायद इनको कहा था, ऐसा माना जा रहा है कि आपके पास 45 मिनट का समय है, आप बांग्लादेश छोड़ के चले जाइए, नहीं तो बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बेचारी मरता क्या न करता, जान बचा के अपना निकल रही है ना। इसके बाद सेना ने जो हसीना को दिया था इस्तीफे का अल्टीमेटम, मैंने अभी कहा कि शेख हसीना को इस्तीफे का अल्टीमेटम दिया। स्थानीय समाचार चैनल के अनुसार कह रहा है कि ढाका के प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त पहुंचाया। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि उनका जो प्रतिमा है उसके सर के ऊपर हथौड़े से मार के उसको तोड़ा जा रहा है। ये दुनिया के इतिहास में अपने आप में विडंबना की बात है कि जिसने देश को आज़ाद करवाया उन्हीं की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि धर्म के आधार पर देश का निर्माण अगर करेंगे तो आपको इस प्रकार की घटना होती नजर आएगी। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देश का निर्माण होना चाहिए। आखिर पाकिस्तान का ही तो भाग था ना, धर्म के आधार पर ही तो बंटवारा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन वो अलग बात है कि 71 में वो बांग्लादेश बन गया है ना। वो बांग्लादेश बन गया तो आखिर रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी जो है लोगों के दिमाग में तो अभी भी बैठी हुई थी ना, वो चीज़ें हैं। खैर, राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकर उस जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया है और कहा कि वह देश में व्यापक हिंसा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने कथित तौर पर हसीना को पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया था, जैसा कि मैंने अभी आपको चर्चा किया है ना। और 5 अगस्त को अगरतला पहुंची है वो हेलीकॉप्टर से, उसके बाद दिल्ली, फिर दिल्ली से लंदन जा सकती है। लेकिन आज का न्यूज़ है कि लंदन ने इसको धोखा दे दिया है ना, धोखा दे दिया है। देखते हैं क्या धोखा दिया है। इसके बाद मेन क्या है कि सेना के भीतर सरकार को लेकर असंतोष था। असंतोष इसलिए था कि रविवार को बांग्लादेश के पूर्व वरिष्ठ सैन्य जनरलों के एक समूह ने सरकार से सड़क से सशस्त्र बलों को हटाने और उन्हें बैरक में वापस भेजने के लिए कहा गया। कहा कि आपने आर्मी को जो रोड पर उतार रखा है उसको आप बैरक में भेजिए। क्यों भेजिए बैरक में? एक जो पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं और ऊर्जा मंत्री रहे हैं नूरुद्दीन खान ने भी कहा कि समय आ गया है कि सैनिकों को तुरंत बैरक में ले जाया जाए ताकि वे किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर सके, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा मोड से ऑपरेशनल मोड में जाने के में काफ़ी समय लगता है। अगर ऐसी स्थिति बनी कि ऑपरेशनल मोड पे जाना पड़े तो उस कंडीशन में समय उसको मिल जाए कि वो तैयारी कर सके। देखिए दोनों के बीच में मामला फंस रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है इनकी बहन के हस्बैंड है, ये ऐसा माना जा रहा है। इसके बाद सरकार ने यानी वहाँ की राष्ट्रपति ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन महोदय हैं, इन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में जितने सरकार तो गिर गई है, जितनी पार्टियां हैं और जितने सेना प्रमुख इत्यादि सब इसमें मौजूद थे। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया बेगम को भी रिहा कर दिया, जबकि उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी शेख हसीना को पद से हटा दिया गया था। यानी कि जो कट्टर प्रतिद्वंदी थी शेख हसीना, उसको हटाकर और जो जेल में बंद थी खालिदा जिया बेगम, उसको फ्रंट पे लाया गया और उसको रिहा कर दिया गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत सरकार ने बीएसएफ को हाई अलर्ट पर कर दिया है, पूरे बॉर्डर एरिया को हाई अलर्ट पर कर दिया है। लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है भारत बांग्लादेश का। रोहिंग्या का इन्फिल्ट्रेशन का डर है या बांग्लादेश में जो उपद्रव हो रही है उसके कारण उत्पन्न इनसिक्योरिटी का इन्फिल्ट्रेशन भारत में होने का सबसे बड़ा डर है। इसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, भारत मतलब बांग्लादेश की सरकार जो वर्तमान थी, शेख हसीना की सरकार, भारत के प्रति मतलब प्रोएक्टिव भारत थी। लेकिन अब क्या होता है आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट क्या परिवर्तन हो रहा है 1-2 दिन में, हम इस पे बांग्लादेश का सीरीज 2 जो है अपडेट लेके आएंगे। देखते हैं किस किस का सरकार बन रही है और कैसी सिचुएशन भारत के संबंध में देखा जाएगा। जैसे होगा हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।